नमस्कार। मैं आज आपको ये प्रथम पाठ भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का प्रश्नोत्तर कराऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया था और आज प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर वाले पेज पर आ जाइए। ये हमारा चैप्टर है भीमराव अंबेडकर। पढ़ाई हो चुकी है। अब हम लोग आज प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो यहाँ पहुँच गए। ये आपका प्रश्न, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो मैं इसका आंसर बोलता हूँ। लेखक समाज में जो जाति व्यवस्था है, जाति प्रथा है, उसे विडंबना की बात करते हैं। उनका विचार है कि आज भी यह विडंबना की बात है कि बहुत सारे लोग जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, भले ही इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं। विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग इसके विषय में तर्क भी देते हैं। तर्क ये देते हैं कि श्रम विभाजन जरूरी है समाज में, श्रम में कुशलता आने के लिए, कार्य कुशलता आवे श्रमिक में, इसके लिए उसे ख़ानदानी पेशे का सिलेक्शन करना, चयन करना जरूरी है। कोई व्यक्ति यदि अपना ख़ानदानी व्यवसाय करता है तो स्वाभाविक रूप से उसे उसमें जानकारी ज़्यादा होगी, वह उसमें कुशल माना जाएगा। तो ये विचार देने वाले लोग लेखक के विचार में विडंबना प्रस्तुत करते हैं कि जाति प्रथा में जो बुराई है कि इससे व्यक्ति की आज़ादी, रोजगार के चयन की आज़ादी प्रतिबंधित हो जाती है। इस पर ध्यान न दे करके लोग इसको सही साबित करने का प्रयास करते हैं, जो गलत है। लेखक के विचार में यह विडंबना की बात है। दूसरा प्रश्न, जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक कहते हैं कि जाति प्रथा से श्रम कुशल होता है। श्रम कुशल होने का मतलब है अधिक उत्पादन होगा और नया नया रोजगार ढूंढने की चिंता नहीं रहेगी। जो व्यक्ति अपने पुश्तैनी या ख़ानदानी रोजगार का चयन करेगा, उसके लिए दूसरे क्षेत्र में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक रोजगार की निश्चिंतता का वातावरण रहेगा। ये जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में देते हैं तर्क कि इससे ये उत्पादन ज़्यादा होगा और श्रमिक कुशल बनेंगे, क्योंकि उनके पास ख़ानदानी अनुभव रहेगा उस संबंधित पेशे के संबंध में। तीसरा प्रश्न, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? लेखक महोदय ने जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर निम्नलिखित आपत्तियां की हैं। प्रथम, उनका कहना है कि जातिवाद के आधार पर व्यक्ति एक प्रकार की गुलामी का अनुभव करता है, क्योंकि उसे रोजगार चयन की आज़ादी नहीं रहती है। दूसरा, व्यक्ति ख़ानदानी रोजगार को ही करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है, यह उसकी मजबूरी हो जाती है। इसके बाद पॉइंट ये है आपको कि आज के बदलते ज़माने में, तकनीकी के युग में, उद्योग धंधों में, रोजगार के क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने पारंपरिक रोजगार के अलावा भी कुछ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर जाति प्रथा ही कायम रहेगी, जातिगत आधार पर ही रोजगार रहेंगे, तो व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। व्यक्ति का मन अगर किसी रोजगार में नहीं लगेगा तो वह उसे अच्छी तरह से नहीं करेगा, वह टाल मटोल की नीति पर चलेगा, जिससे देश में उत्पादन नहीं होगा और उत्पादन नहीं होने से कुल मिलाकर देश को, समाज को नुकसान होगा। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती?
जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे व्यक्ति की इच्छा का पता नहीं चलता है। व्यक्ति के इच्छा की उपेक्षा होती है। इससे जाति प्रथा बुरी बन जाती है। जाति प्रथा की बुराई यह है कि व्यक्ति खानदानी रोजगार को करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसे रोजगार चयन की आज़ादी नहीं रह जाती। वह अपने पिता के रोजगार के आधार पर जाना जाता है। तो अगर उस व्यक्ति की उसमें रुचि नहीं है तो वह उसको अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। तो ये श्रम विभाजन ये स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। श्रम करने की आज़ादी, श्रम के चयन की आज़ादी व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसके अलावा कोई भी व्यवस्था है तो स्वाभाविक विभाजन नहीं कही जा सकती है। इसलिए श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य नहीं है। 5वां, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। यही बात हुई कि जो लोग अपने ख़ानदानी पेशे को पसंद नहीं करते वे बेरोजगारों की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। जैसे आज कोई भी किसान अगर उसके बेटे को चपरासी की भी नौकरी हो जाए तो वह खुशी खुशी नौकरी करने को तैयार हो जाता है। अगर उसे दूसरा रोज़गार ना मिले, उसे खेती बाड़ी ही करनी पड़े, किसानी ही करनी पड़े, तो स्वाभाविक रूप से वह अपने आप को बेरोजगार ही मानेगा, क्योंकि उसके उसमें रुचि नहीं है। तो इस तरह से जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि इससे व्यक्ति उत्साहित नहीं रहता है। वह अपने पारिवारिक खानदानी रोजगार को ही करने को मजबूर हो जाता है, भले ही वह उसे पसंद ना हो। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि इसके आधार पर खानदानी पेशा करने के कारण व्यक्ति के मन में ऊब पैदा हो जाती है। वह कार्य से ऊब जाता है, उसे काम को करने में खुशी नहीं मिलती। इस प्रकार से गरीबी और उत्पीड़न ही समाज में महसूस होता है अगर व्यक्ति अपने जातीय पेशे को ही करने को मजबूर हो। तो आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न ये इसीलिए है क्योंकि रोजगार कार्य के आधार पर नहीं बल्कि जातीय और ख़ानदान के आधार पर दिए जाते थे। ये ज़माना था अंबेडकर साहब का। आज के भारत में ये स्थिति नहीं है। आज व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, उसे आज़ादी है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में बहुत सारे पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। यह गुलामी का प्रतीक है, यह रोजगार का स्वाभाविक चयन नहीं है, इससे कार्यकुशलता नहीं आती है, यह श्रम विभाजन का गलत स्वरूप है, यह मानव के बीच ऊंच नीच का भेद पैदा करता है, यह श्रमिक को वर्गों में विभाजित करता है, उनमें छुआछूत की भावना बढ़ती है, इससे समाज में बेरोजगारी पैदा होती है, उस उत्पादन में कमी आती है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाज में व्यक्ति को अपने मन का रोजगार करने की आज़ादी होनी चाहिए और सभी जाति के लोगों को आपस में दूध और पानी की तरह मिलकर रहना चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ विश्वासपूर्ण वातावरण बना के रहना चाहिए, किसी से किसी को नफरत नहीं करनी चाहिए। यही लोकतंत्र का सच्चा अर्थ है और लेखक ने इन्हीं विशेषताओं को लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक माना है। ये अब पाठ के आसपास ये अतिरिक्त प्रश्न हैं, ये आप करेंगे। ये एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ भी सकते हैं, नहीं भी आते हैं, तो इनका आंसर आपको अपने आप खोजना है। आप इसको खोजिए, ये रिसर्च है आपके लिए। और
ये आपको इस पाठ से हट कर के है, अतिरिक्त स्टडी के लिए है, तो ये आप करेंगे, खोजेंगे। नहीं होगा तो ऐसे प्रश्नों को भी अंत में एक वीडियो बना करके हम लोग करेंगे। ये पाठ से हट कर के है। भाषा की बात, पाठ से संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य चुनें। ये हम लोग करते हैं व्याकरण के लिए, तो ये संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य चुनें। तो ये सबसे पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य में आपको एक सब्जेक्ट, एक कर्ता और एक क्रिया होती है, और वह अपने आप में पूर्ण अर्थ लिए हुए रहता है। तो ये पहला है सरल वाक्य का उदाहरण, सरल वाक्य। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसका उदाहरण हम लोग किताब की पंक्तियों में खोजते हैं। तो आइए, संयुक्त वाक्य है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यह वाक्य आपको संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसमें दो वाक्य हैं, ये बल्कि से जुड़े हुए हैं। एक कर्ता और क्रिया इधर भी है, एक कर्ता और क्रिया इधर भी है, और दोनों उपवाक्य अपने अर्थ के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों को अलग अलग भी लिखा जाए तो उनका अर्थ पूर्ण रहेगा, इसलिए इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें दो सरल वाक्य हैं। अब उसके बाद हम लोग ये देखते हैं मिश्र वाक्य का उदाहरण। तो यह विडंबना की बात है, ये पहला वाक्य मिश्र वाक्य है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये इससे अटैच है, तो ये पहले वाली बात और बाद वाला ये बात है। ये और ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। तो अगर एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर अर्थ की पूर्णता के लिए निर्भर करता हो तो ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है। वैसे ग्रामर व्याकरण, हिंदी व्याकरण के लिए अलग से वीडियो मेरा बनने वाला है, आप उसको देखते रहेंगे और उसमें इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके पाठ में ये क्वेश्चन है, तो जो पाठ में क्वेश्चन दिया है मैं सिर्फ उन्हीं को कर रहा हूँ, और इसका विस्तृत अध्ययन व्याकरण के लिए अलग से वीडियो बनेगा, स्पेशल व्याकरण के लिए, खास तौर पर व्याकरण के लिए ही। तो उनमें सारे टॉपिक्स को, ये मुद्दों को गंभीरता से डिटेल में विस्तार के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आप मेरे वीडियो का इंतज़ार करें। व्याकरण मैं बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, और उसमें इनको हम पूर्णता के साथ पढ़ाएंगे। ऐसे इस पाठ के अंत में जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसका आंसर सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न। तो आगे का प्रश्न है आपको ये हो गया। सब ये विलोम शब्द लिखें। नीचे लिखे शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखें। विलोम मतलब विपरीतार्थक। सभ्य असभ्य, विभाजन, गठन, निश्चय अनिश्चय, ऊंच नीच, स्वतंत्रता परतंत्रता, दोष गुण, सजग लापरवाह, रक्षा विनाश या आक्रमण, रक्षा का उल्टा विलोम विनाश, पूर्व निर्धारण अपूर्व निर्धारण। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए लिखा भी है। ये सजग लापरवाह लिखेंगे, अपूर्व निर्धारण ये आपको हो गया। तो ये भी मैंने किया। अब हम लोग देखते हैं फिर और क्या प्रश्न शेष रह जाते हैं। निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द लिखें। इनका पर्यायवाची शब्द लिखना है कि अर्थ वही हो और शब्द दूसरा हो। जैसे दूषित तो प्रदूषित या मलिन, मलिन, श्रमिक मजदूर, पेशा रोजगार, अकस्मात अचानक, अनुमति आज्ञा, अवसर मौका, परिवर्तन बदलाव, सम्मान, सम्मान का अपमान। ये आपका पाठ पूर्ण हुआ। अगर फिर भी आपको किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, मैं उसके आधार पर
फिर आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको देखते रहें। धन्यवाद।